हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटा भाई क्लासेस। तो आई होप ऑल यू आर फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि होगी क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए फॉर 2025 क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा? सोशल साइंसेस। तो इसमें बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज MCQs फॉर ऑल चैप्टर्स। कौन सी सीरीज रहने वाली है? एमसीक्यू सीरीज रहने वाली, जिसमें हम सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले होंगे। एक्स पर आर एक्सपीरियंस नॉलेज, उस हिसाब से हमने इनको सॉर्ट आउट किया है कि बहुत सारे जो सैम्पल पोस्ट बुक्स, ऑनलाइन मीडियम सोर्सेस, अलग अलग टीचर्स जो बता रहे हैं, उसमें से हमने कुछ चीज़ों को चेरी पिक किया है जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस सीरीज में अप्रॉक्सीमेट हर चैप्टर के लिए एक वीडियो होगी जो कि मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स कवर की जाएगी। तो लगभग 10 to 15 आवर्स की तैयारी के बाद आई कैन गारंटी यू कि भाई यू कैन सिक्योर 80 out of 80 इन योर सोशल साइंस एग्जामिनेशंस। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पहला चैप्टर हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, और डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल द अपकमिंग वीडियोस जो कि इस वीडियो के बाद में आपको मिलने लगेंगे। डे बाय डे सभी वीडियोस मिलेंगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। तो चलते हैं। पहला चैप्टर का नाम मैंने जैसे बताया नेशनलिज्म इन इंडिया, और देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का जो मैंने लिया है, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज। तो कैसे ये डिस्कस डिफरेंट था, इसमें देखिए दो चीजें, एक तो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, दूसरा उनका कुछ डिस्कशन। तो इन क्वेश्चन से भी बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस निकलेंगे, डिराइव होंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दो मूवमेंट जो स्टार्ट हुए, एक था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सेकेंड वॉज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेटा इसमें देखिए 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क, 3 मार्क एज वेल एज 5 मार्क क्वेश्चन, ये सभी आने की इस टॉपिक से पॉसिबिलिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज है 2 मार्क्स फॉर मैपिंग, ये भी कंपलसरी है इसी चैप्टर से और इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, टू नॉन कोऑपरेट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, है ना। इसमें क्या था, टू स्टॉप पे रेवेन्यू, इन जो रेवेन्यू टैक्स पे कर रहे थे वो गांधी जी ने कहा उसको पे करना बंद कर दो, रेवेन्यू मिलेगा, ब्रिटिश अपने आप चले जाएंगे, है ना। कब से कब तक, इसको हम मानते हैं 1920 से 22 तक, इसको 1930 से 34 तक कंप्लीट, है ना। लेकिन इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो अलग होगा, 1930 से 31 और 1932 से 34, ये होगा इन दोनों में डिफरेंस। मास्क मेजर डिफरेंस क्या होगा, इसमें एक और चीज जुड़ी जाएगी, क्या, वीमेन पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन, वीमेन्स ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था, मास लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, किस पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जबकि नॉन कॉपरेशन ने मास लेवल पे कॉपरेशन और पार्टिसिपेशन नहीं किया फीमेल्स ने। तो इसका आंसर क्या होगा, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द, पहला इसका आंसर क्या होगा, लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन। दूसरा, महात्मा गांधी डिक्लेयर द स्वराज वुड नॉट कम फॉर द 100 years इफ, स्वराज क्यों नहीं आएगा, गांधी जी को पता था कि सोसाइटी के अगर बीच की जो गैप है उसको कवर नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे तो स्वराज नहीं आ सकता। तो गांधी जी ने कहा अगर अनटचेबिलिटी को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे तो स्वराज नहीं आ सकता। तो इसका आंसर क्या होगा, अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो इसमें पूछना चाह रहा है कि भैया कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ क्रैश हुआ। देखिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो पहला था किससे स्टार्ट हुआ, दांडी मार्च यानी सॉल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, 31 तक चलेगा, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ 1931, ओके, यहाँ तक चलेगा।
कब किस शर्त पे गांधी जी, क्योंकि लॉर्ड इरविन बहुत सारी गांधी जी की शर्तें मानेंगे, और गांधी जी कहाँ जाएंगे, गांधी जी ने क्या शर्त मानी, गांधी जी टू लंदन, किस लिए जाएंगे, टू अटेंड, क्या अटेंड करने के लिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब कौन सी होनी थी, सेकंड, क्योंकि पहले में भारत की आत्मा यानी कि गांधी जी एब्सेंट थे, प्रेजेंट नहीं थे। लॉर्ड इरविन पर प्रेशर बना कि भैया गांधी जी को कैसे ही भेजो जिससे कि कुछ ना कुछ सुझाव और सॉल्यूशन निकले। ठीक है, जब गांधी जी गए तो गांधी जी का क्लैश किसके साथ हुआ, गांधी जी क्लैश्ड विथ किसके साथ, डॉक्टर अंबेडकर। किस बात पर, फॉर द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे उनके रिजर्वेशन को लेकर के इन दोनों आपस में क्या हो गई, बहस हो गई। और गांधी जी वहां से चूंकि अंबेडकर साहब गांधी जी की बात नहीं मान रहे थे, इसलिए गांधी जी वहां से उठकर चल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी कॉल्ड द अनटचेबल्स एज, गांधी जी ने अनटचेबल्स को क्या बोला, गांधी जी ने क्या बोला, इन्होंने अनटचेबल्स, इनको क्या बोला, हरिजन्स, यानी कि चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, किनके, भगवान के बच्चे, यानी कि यहाँ का आंसर क्या होगा, फोर्थ का हरिजन्स। फिफ्थ, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, कब देने के लिए तैयार थे, इफ, ऑप्शंस आर इफ मुस्लिम्स वर इंक्लूडेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बेटा पहले से इनवाइटेड थे तो ये गलत हो गया। इफ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेकंड सेंट्रल असेंबली, रिजर्व सीट थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस आंसर के अकॉर्डिंग गलत, क्योंकि पहले से ही सीट मिली हुई थी। इफ मुस्लिम्स वर अश्योर्ड रिजर्व सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, यहाँ पे बात हो रही सेपरेट इलेक्टोरेट की, और गांधी जी ने इसी चीज़ को ग्रांट करने से मना कर दिया था कि भैया सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, आपको सीट ज़्यादा मिल जाएंगी और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ क्या मिलेगी, फिक्स सीट्स भी मिलेंगी, बट सेपरेट सीट्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ इसको इस थर्ड पॉइंट का मतलब है एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, यानी जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे उनमें उसी प्रोपोर्शन में सीट्स, गांधी ने इससे मना कर दिया था। इसी बात को लेकर के क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। गांधी ने कहा ठीक है भाई, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ तो मैं सीट्स भी ज़्यादा दे देंगे, है ना, जहाँ मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ उतनी ज़्यादा सीट, यानी कि एक तरीके रिजर्वेशन देने के लिए तैयार थे। तो इसी बात को लेकर के जो मोहम्मद जिन्ना थे, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को गिव अप करने की बात कही। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ भारत माता वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट की बेटा भारत माता की इमेज, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बेटा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स इससे भी आ सकता है कि टेल इन डिटेल अबाउट भारत माता, है ना। ऐसे ही नेशनलिज्म इन यूरोप में एक टॉपिक है, क्या है, जर्मनिया। इन दोनों के बीच में क्वेश्चन, एक तो अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा इन दोनों का कंपैरिजन भी करवा सकता है, कंपेयर, यानी कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो गए, 1, 2 एंड 3, पहला, दूसरा, तीसरा क्या हो गया, कंपेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने एमसीक्यू आता है तो किसने तैयार की थी भारत माता की इमेज, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम अ हिम टू मदरलैंड वॉज रिटन बाय, सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम्स पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ, कैसे आया बेटा, थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, कैसे आया, विद द यूनाइटेड स्ट्रगल। आगे, इन लेट 19th century India nationalists begin recording folk tales sung by poets and they turn to villages together, लोगों तक किस लिए जा रहे थे, जो फोक सॉन्ग थे उनको गा रहे थे, फोक लोग गीत गा रहे थे, लेकिन गांव तक क्यों जा रहे थे, गांव से उनको क्या चाहिए था, टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स, उनको गाने वाले, यानी जो लोकल एरिया होते हैं उनके गाने वाले गायक अलग होते हैं, यानी कि उनके जो बहुत पुराने टाइम से गा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छे से उसका फ्लो अच्छे से आता है, तो उनको गैदर करने के लिए, जिससे कि जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल चल रहा था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेशनलिज्म की तरफ मोड़ सकें। आगे, इन मद्रास अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स
वॉज पब्लिश बाय, किसने की बेटा, नतेशा शास्त्री। किसने, क्या नाम था उनका, नतेशा, क्या नाम था आगे, शास्त्री। ओके आगे, a tricolor flag designed by in Bengal has 8 lotus representing 8 provinces of British India under crescent moon। यानी कि उस टाइम 8 प्रोविंसेस थे, जो 8 जो किससे रिप्रेजेंट हो रहे थे, 8 लोटस से, यानी 8 जो कमल के फूल बने हुए थे जो ट्राइकलर फ्लैग था उसमें, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रेसेंट मून। इसके अलावा क्या था, वन मून, वो भी कैसा, क्रेसेंट, आधा चांद। तो ये किसको रिप्रेजेंट करा रहा था बेटा, देखो ये तो कर रहा था हिंदूज को, और ये किसको रिप्रेजेंट करा रहा था, मुस्लिम्स को। तो आंसर इज इट वाज रिप्रेजेंटिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी कि दोनों की यूनिटी को। इन 1921 द स्वराज फ्लैग वाज डिजाइन बाय, स्वराज फ्लैग को किसने डिजाइन किया 1921 में, गांधी जी ने। और इनके फ्लैग में क्या हुआ करता था बेटा, एक इस तरीके से एक इमेज बनी होगी जिसमें बीच में एक क्या बना हुआ था, चरखा। ये कुछ गड़बड़ हो गई, चरखा कैसा होता है, ऐसे बीच में और ऐसे इस तरीके से, ऐसा कुछ, ऐसा बीच में क्या बना हुआ था एक, जो गांधी जी ने कब डिजाइन किया 1921 में, किसने, गांधी जी, किसने, गांधी जी ने कब डिजाइन किया 1921 में। इंडियन बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर, इंडियंस अपने पास्ट की तरफ वापस देखने के लिए देखना चालू कर दिया था, क्या देखने के लिए भैया, लोगों को यूनाइट करने के लिए। आपने वो पढ़ा होगा एक द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, उसमें देखा था कि हम अपने हिस्ट्री को खोज रहे थे, अपने पास्ट को ढूंढ रहे थे, जिससे हम ग्लोरियस वर्ल्ड को, जो अपनी ग्लोरी है उसको वर्ल्ड को दिखा सकें, दैट वी हैज अ ग्लोरियस पास्ट। तो किस लिए ढूंढ रहे थे ये, क्या ढूंढ रहे थे, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रूलर्स नहीं, द वेदास, इंडियाज पास्ट ज्योग्राफी नहीं, इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। इसका आंसर क्या होगा सबसे अच्छा, इंडियाज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। क्वेश्चन 14, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे बेटा इसमें, है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेंसस कौन सा है, 1921, ठीक। ब्रिटिशर्स ने कब स्टार्ट किया, सेंसस कब आया, ये मेरा क्वेश्चन है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फर्स्ट सेंसस कब आया, जो लोग सीरियसली देख रहेंगे इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, पहला ऑप्शन 10 to 11 मिलियन पीपल परसिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फैमिन्स एंड एपिडेमिक, यानी एपिडेमिक और फैमिन जो है उसका रिजल्ट जो हुआ उसमें कितने लोग सफर किए अप्रोक्स। तो आंसर विल बी कितना, 12 to 13 मिलियन। और बेटा ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, आश्वासन रीजन में भी आ सकता है, क्लियर। आगे इसको ध्यान रखिएगा, 12 to 13 मिलियन से। इन 1970 महात्मा गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ, देखिए अब एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, तो गांधी जी के इसमें मूवमेंट पूछ रहा है। तो पहला कौन सा था बेटा, चंपारण, कौन सा, चंपारण। सेकंड इज खेड़ा, एंड थर्ड वाज अहमदाबाद, मिल वर्कर प्रोटेस्ट, मिल वर्कर। यहाँ पे क्या इशू थी, इंडिगो प्लांटेशन, यहाँ पर रेवेन्यू, इंडिगो प्लांटेशन का इशू था मेन, यहाँ पर रेवेन्यू, और यहाँ पर सैलरी हाइक, इसका सैलरी हाइक, ये 3 मेजर इशू थे। अब दूसरी चीज देख लेते हैं कि ये बेटा आए कब कब, तो ये कब आज स्टार्ट होगा 1916, इसको मानते हैं 1917 एंड इट स्टार्टेड इन 1918। इससे से नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण है कहाँ पर बच्चे, चंपारण इज इन बिहार, खेड़ा कहाँ पर है, गुजरात, और ये भी कहाँ पर है, गुजरात, कहाँ पर है ये, गुजरात। अगर मैपिंग में भी आता है तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 1970 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ, किसको, इसका आंसर होगा कौन सा, 17 से मैच करो, कहाँ पर है, खेड़ा, कौन सा, खेड़ा। देखिए ये सिर्फ एक एमसीक्यू सीरीज नहीं है, अगर आप ये सोचें सिर्फ एमसीक्यू इतनी देर में, इतनी कम एमसीक्यू डिस्कस करें, नहीं,
इसमें आप एक तरीके से पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे और बहुत कम टाइम यानी 15-20 मिनट आधे घंटे के टाइमिंग में एज पर द चैप्टर, उसके कंटेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा उसकी टाइमिंग कि भाई कितनी लंबी वीडियो होगी। लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, कम से कम टाइम में इन सब चीज़ों को हम कंप्लीट करें, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के बहुत प्रेशर है। चलिए नेक्स्ट, द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। अब देखिए ये हो गए 16, 17, 18। इससे पहले एक और चीज लिख देते हैं, गांधी जी इंडिया कब आए? कब? 1915। कब आएंगे? 1915 में। कब आएंगे गांधी जी इंडिया? 1915। ओके, तो गांधी जी ने आते आते पहला मूवमेंट, पहली चीज गांधी जी के लिए ये इंपॉर्टेंट, दूसरा चंपारण मूवमेंट, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद। इसके बाद गांधी जी, चूंकि इसी टाइम बुक का भी नाम है कंटेम्परेरी वर्ल्ड, 1914 से लेकर 18 तक पूरी दुनिया में कुछ अलग हो रहा था जिसका असर पूरी दुनिया, पूरे ग्लोब पे पड़ रहा था। इसका नाम था क्या? वर्ल्ड वॉर, जिसको आगे चल के हमने जिस नाम से जाना उसका नाम था क्या? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना। आगे जाके हमने किस नाम से जाना? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब इसमें जीतेगा कौन? ब्रिटेन, जो हमारे चैप्टर का कंटेंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और हारने वाली पार्टी कौन थी? जो हमारा मूवमेंट आएगा अगला, क्या कौन सा था? कौन सा रीजन? तुर्की वाला रीजन, जहां का कौन वो था रूलर? कमाल पाशा। ठीक, तो यहां पे रूलर कौन सा था? कमाल पाशा, है ना। तो ये जो रूलर था इसको अब कौन रिप्लेस कर रहा था? ब्रिटिशर्स। ही वॉज रिप्लेस्ड, यानी जो वहां का सिस्टम चल रहा था, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटेन। और ब्रिटेन रिप्लेस कर रहा था इसलिए क्या होगा? क्योंकि ये क्या था? पूरी दुनिया के जो मुस्लिम थे, यानी कि स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स, ये कौन थे? मुस्लिम के धार्मिक गुरु थे, है ना। तो इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम चाहते थे कि नहीं भाई कमाल पाशा को नहीं प्लेस किया जाना चाहिए, तो इसलिए ये मूवमेंट चलाया। क्योंकि इनके क्या था? इनका स्पिरिचुअल हेड, इसी को बोलते थे क्या? खलीफा। क्या बोलते थे इसको? खलीफा। इसलिए पूरी दुनिया के मुस्लिम्स ने एक मूवमेंट चलाया जिसको हमने इंडिया में बोला क्या? खिलाफत मूवमेंट। कौन सा? खिलाफत मूवमेंट। और कब चला, कब स्टार्ट हुआ? 1919 में। और गांधी जी ने इसी के पैरेलल, क्योंकि ये कंप्लीट कैसा था? मुस्लिम मूवमेंट था, गांधी जी ने इसी के पैरेलल में एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था क्या? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने कहा कि चलिए मुस्लिम तो पार्टिसिपेट करिए, इंडियंस इंडिया में भी जो हिंदूज और अदर क्लास यानी अदर सेक्शंस, अदर रिलीजन के लोग हैं, उनको भी एक साथ लाया जाए और एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिससे ब्रिटिशर से हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। क्योंकि गांधी जी ने ब्रिटिश का रवैया कब देख लिया? आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, गांधी जी ने इसमें बहुत सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। इंडियन लोगों से रिक्वेस्ट की, जाओ भाई ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ो, और जब ये जीत जाएंगे तो हमें कुछ इंडिपेंडेंस देंगे, डेमोक्रेसी आएगी हमारी कंट्री में। इस टाइप की चीज़ें जो ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को बेवकूफ़ बनाया था, गांधी जी ने हम लोगों को चिप दिया। उनकी गलती भी नहीं है, गांधी जी बहुत सीधे थे, उनको लगता था कि भाई ब्रिटिशर्स बात को मान लेंगे, क्योंकि जैसा यूरोप में माना वैसे यहाँ पे मान लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे 1918 में ब्रिटिशर्स जीते, उसके बाद 1919 में पहला जो चीज़ देखी वो हमने देखा था क्या? रॉल्ट एक्ट आया इंडिया में। और रॉल्ट एक्ट क्या था? बिना वकील, बिना दलील और बिना कौन सा कानून था? इसको हम क्या बोलते थे? ब्लैक लॉ भी बोलते थे। और बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, यानी कि अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 years विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द फैमिली मेंबर्स विदाउट एनी वारंट। यानी उसको बताएंगे नहीं किस लिए अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट भी कर लेंगे, ये भी जरूरी नहीं बताना कि कब तक के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाज अ रॉल्ट एक्ट। गांधी जी ने देखा कि भाई ब्रिटिशर्स रॉल्ट एक्ट लेकर के आए। रॉल्ट एक्ट के अलावा और क्या हुआ? हमने 13 अप्रैल 1919 में एक और चीज देखी, चलिए लिखती देता हूं। रॉल्ट एक्ट कब आया? ये 1919 में। इसके अलावा हमने एक और चीज देखेंगे इस चैप्टर में, जलियनवाला बाग मैसेकर कब आया ये बच्चों? 13 इसी ईयर 13 अप्रैल 1919। तो गांधी जी ने देखा भाई ये ब्रिटिशर्स तो यार अपने अत्याचार से मान ही नहीं, इसलिए गांधी जी ने
चूंकि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, उसी के पैरेलल एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और गांधी जी के लिए आसान काम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि गांधी जी को किसका सपोर्ट चाहिए था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस 2 होंगे, एक होगा कब, सितंबर 1920, और एक होगा कब, दिसंबर 1920। और इसको मैं याद करने का तरीका पहले ही बताया था। ये एक जो ट्रिक होती है, सीएम होता है ना, सीएम, या फिर नॉन कॉर्पोरेशन का उल्टा कर दो, जस्ट सीएम यानी कि कलकत्ता पहला, और दूसरा कौन सा है, नागपुर। कौन सा, नागपुर। इसको उल्टा भी कर सकते हो, नॉन कॉर्पोरेशन का उल्टा, यानी सी पहले और एन बाद में। यानी गांधी जी के लिए बिल्कुल इजी नहीं था। क्या इजी नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स को मनाना, और इसीलिए 2 सेशंस हुए, और दूसरे वाले में गांधी जी को परमिशन मिल गई, और गांधी जी ने जनवरी 1921 में स्टार्टिंग में कर दी। लेकिन अप्रूवल कब मिल गया था, दिसंबर 1920 में ही मिल गया। इसलिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1920 से कब तक चलेगा, 1922 तक, चौरी चौरा इंसिडेंट तक। कहाँ तक, चौरी चौरा इंसिडेंट तक क्या चलेगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो गया। द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, नहीं। टू गेन पूर्ण स्वराज, नहीं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोल टैक्स, नहीं। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हार्श ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन टर्की, बिल्कुल सही आंसर डी वाला होगा। नेक्स्ट, अ फेमस बुक ऑफ महात्मा गांधी वाज, गांधी जी की कौन सी बुक थी भैया, सीधी सी बात है, गांधी जी की बुक का नाम क्या था, हिंद स्वराज। कौन सी बुक थी, हिंद स्वराज। नेक्स्ट, फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम, फ्रीडम मूवमेंट मीन अ पार्ट टू द शेयर ऑफ द शेयर, कि जो पीजेंट्स थे असम में, यानी कि जो टी प्लांटेशन में इन्वॉल्व थे, उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, शेयर मिलेगा उनको, नहीं। फ्रीडम मीन टू बी पेड, पैसा मिलेगा, नहीं, पैसे भी मिल रहे थे उनको पहले से। फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली एंड डू वॉट एवर दे वॉन्ट, क्या कुछ भी करने के लिए आज़ादी मिल रही थी, नहीं। फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड प्लेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड। आंसर क्या होगा इसका, डी। फ्रीडम का उनके लिए मतलब क्या था कि भाई जहां पर वो रह रहे हैं, जिस प्लांटेशन फार्म में रह रहे थे, उससे वो लोग बाहर आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, at चौरी चौरा in Gorakhpur, a peaceful demonstration in a bazaar turned into a, कौन सा, आंसर क्या होगा, violent clash with the police। हुआ क्या, लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, और पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया, थाने में रखा, और बाकी लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज किया। लोगों को गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने का नतीजा ये हुआ, मैंने बताया 1922, और 1922 में तक क्यों, क्योंकि 4 Feb 1922 को एक इंसिडेंट हुआ, जो कि गोरखपुर में एक चौकी, पुलिस चौकी, थाना चौरी चौरा इंसिडेंट, जो कि चौरी चौरा कहाँ पर है, गोरखपुर। कहाँ पर है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में। इसमें क्या की, आग लग गई, मतलब लोगों ने लगा दी गुस्से में, और इसमें कुछ पुलिस वाले जिंदा जल गए। इसलिए गांधी को जैसी खबर मिली, और चूंकि ये मूवमेंट वीक भी हो चुका था, और गांधी जी को काफी दिन से लग भी रहा था कि भाई साहब लोगों को सिखाने की जरूरत है, व्हाट डू ही मीन बाय द वर्ड स्वराज। तो गांधी जी ने 5 Feb 1922 में ही कॉल्ड बैक द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यानी क्या हुआ, गांधी जी ने इस दिन को क्या किया, इस दिन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म कर दिया, भैया अब कोई मूवमेंट नहीं चल रहा, बस खत्म, यहीं तक कहानी थी, इसके बाद अब कोई मूवमेंट नहीं चलेगा। तो इट वॉज अ वायलेंट क्लैश विद द पुलिस। एग्रीकल्चर प्राइस कब गिरने चालू हुए, 1926 में, और कोलैप्स कब कर गया, बिल्कुल 1930, क्योंकि आपने देखा था यूएसए में कुछ ऐसा चेंजेस आए थे, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे। महात्मा गांधी जी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सॉल्ट को क्यों चूज किया, क्योंकि इट वाज अ कॉमन थिंग फॉर ऑल द सेक्शंस पीपल ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पैसे वाला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, हिंदू में हाई कास्ट हो, या सिख हो या मुस्लिम, कोई भी हो, मैन हो फीमेल हो, है ना, चाइल्ड हो या एडल्ट हो, सभी के लिए कॉमन था। इसलिए पावरफुल गांधी जी ने ऐसा क्यों चूज किया सॉल्ट को, टू मेक इट एज अ सिंबल दैट कुड unite the nation. Next, Abdul Ghaffar Khan, a devotee, disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in, कब, अब्दुल गफ्फार खान कब अरेस्ट हुए, अप्रैल 1930, कब हुए, अप्रैल 1930।
और कौन से मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। इन 1928 इसी में बेटा सरोजिनी नायडू भी इसी मूवमेंट में थी। इन 1928 द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जिसको बोलते हैं, जिसके पार्ट थे, मेन पार्ट जो थे वो थे भगत सिंह जी उन मेन पार्ट थे। तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके उसका नाम जो कि पहले HRA हुआ करता था उसका नाम चेंज किया, HSRA में वर्ड यूज किया एस, यानी सोशलिस्ट वर्ड इसमें ऐड किया। कहाँ पर बुला गई थी मीटिंग? फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है कहाँ पर, दिल्ली में, वहाँ पर मीटिंग बुलाकर उसका नाम चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड अ ह्यूज प्रॉफिट एंड दे हैड बिकम पावरफुल। कैसे? कि बेटा देखो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर दे रखा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा था? क्योंकि जो ये बड़ी कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, जैसे कि USA, ब्रिटेन, रशिया, तो इन्होंने क्या किया बेटे, इन्होंने क्या किया, जो भी मास यानी बड़ा प्रोडक्शन होना था, आर्मरी का प्रोडक्शन होना था, वेपन्स का प्रोडक्शन होना था, उसको तो कहाँ किया? अपनी कंट्री में। बाकी और चीज़ें कहाँ से इंपोर्ट करने की चालू कर दी? जो इनकी कॉलोनीज हुआ करती थी वहाँ पर। इसलिए इंडिया भी इनकी कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की, इसलिए इन्होंने क्या किया, जूते, कपड़े और जो छोटी छोटी चीज़ें थी उसको बनाना कहाँ चालू कर दी? इंडिया में। यानी कि इंडिया के छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, उनसे कहा कि आप बनाइए, हमको बेचिए। ठीक है, तो ये कैसे पावरफुल हुए? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। और इसका आंसर क्या होगा? ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एट द लाहौर सेशन कांग्रेस एडेप्टेड द डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज। और लाहौर सेशन कब होगा? सॉरी, कब की बात है ये? लाहौर। कौन सा सेशन? लाहौर सेशन। और यहाँ पर क्या अडॉप्ट करेंगे बच्चे? मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या, कौन सा रिजोल्यूशन अपनाएंगे? पूर्ण स्वराज। और कांग्रेस की लीडरशिप किसके पास होगी? लीडर मेन कौन होगा कांग्रेस का? यानी कि कांग्रेस का चेयरपर्सन उस साल कौन होगा? ये होंगे कौन से? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी होंगे। कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसके सेशन में? लाहौर सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसमें क्या इन्होंने अपनाया? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज कब? 1930। कब? 1930। अब ट्रू फॉल्स से चलते हैं। महात्मा गांधी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट द अनजस्ट लॉज व्हिच स्टार्टेड विद हड़ताल ऑन 8 अप्रैल। क्वेश्चन समझो दोबारा से। महात्मा गांधी जी वांटेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस, नहीं बेटा, 8 अप्रैल को हुई। उस गांधी जी की क्या डिमांड थी भैया? जो कहाँ हो रहा था? रॉल्ट एक्ट के खिलाफ। किसके? अमृतसर में हो रहा था। क्या? रॉल्ट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक हड़ताल बुलाई थी, कॉल्ड फॉर हड़ताल, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई। तो गांधी जी को हड़ताल के लिए कहाँ जा रहे थे गांधी जी? गांधी जी वॉज गोइंग टू दिल्ली। और दिल्ली से ही पहुँचने से पहले ही गांधी जी को अरेस्ट किया गया पलवल से। कहाँ से? और पलवल से अरेस्ट करके वापस भेज दिया गया, अरेस्ट करके जेल में। ठीक है, तो इट इज फॉल्स। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोटेस्ट इन लखनऊ। गलत। कहाँ था? अमृतसर था ये। द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर्ड टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल। बिल्कुल सही। कौन डेट क्या है? ये होगा 13 अप्रैल। ईयर कौन सा होगा बच्चे? 1919, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। आगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। और मैंने बताया उसका कौन सा मूवमेंट स्टार्ट होगा? खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट, द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन जनवरी 1920। गलत, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। वो कौन सा था? कांग्रेस सेशन नागपुर वाला नहीं था सॉरी, नागपुर वाला ही था, बट ये जनवरी वाला नहीं था। कब था? दिसंबर 1920, इसलिए फॉल्स हुआ। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जनवरी 1920। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921।
नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में बिगिन हुआ, सही बात है। दोनों को जब मिक्स करके चलाया नॉन कॉपरेशन और खिलाफत, तो कब कौन सा है वो 1921 में स्टार्ट हुआ। कब तक चलेगा 1922 तक, 5 फरवरी तक, जस्ट अभी मैंने बताया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स क्लॉथ halved between 1921 and 1922, its value dropped from 10 करोड़ to 57 करोड़। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऐसा चला नॉन कॉपरेशन, और इसमें बोला क्या गया कि ब्रिटिश मेड गुड्स को भी यूज़ करना बंद कर दो, यानी हम कॉपरेशन आता है कि बंद करेंगे, इसलिए इंपोर्ट भी क्या होगा, कम होगा, हम अपना बनाएंगे। इसके अलावा उनकी जो प्रॉफिट हो रहा था उन लोगों को वो भी कम होगा। खादी क्लॉथ वॉज लेस एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ। गलत। खादी क्लॉथ कैसा था, महंगा, क्योंकि मिल्क का कपड़ा किससे बन रहा था, मशीन में। मैंने कहा मैंने एक मशीन खरीदी 100 रुपये की, मैं इसको मान लेता हूँ मशीन, ऐसे 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 जुड़ी हुई है कुछ, है ना, ये मशीन है, 100 रुपये की खरीदी, और एक बंदा मैंने रखा इसको ऑपरेट करने के लिए, जिसको कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपये एक महीने की, और इसने प्रोडक्शन किया कितने, 1 लाख रुपए की। कितने का, 1 लाख। दूसरी तरफ एक मैंने मशीन नहीं लगाई, मशीन की जगह मैंने एक बंदे की जगह लगा दिए 100 बंदे, और एक जो बंदे हैं जो भी काम कर रहे हैं, तो उस पर बंदे के 100 लोग काम कर रहे हैं, और एक बंदा कितना रुपये ले रहा है, 10 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। और प्रोडक्शन कितने का कर रहे हैं, सिर्फ 1 लाख का। कितने का, 1 लाख। सिर्फ प्रोडक्शन कितने क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 लाख रुपीज़ का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आई 100 रुपये और 10 रुपये, और यहाँ पे कितने आ रही है, 1000 रुपये। ठीक है, तो इसलिए जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, क्योंकि ह्यूमन लेबर कॉस्ट बढ़ रही है। इस लेबर, चूँकि खादी कपड़ा हाथ से बनना था इंडिया में, इसलिए इट वॉज मोर कॉस्टलियर एज कम्पेयर टू द अदर क्लॉथ्स दैट वॉज मेड विद द मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अवध पीजेंट लेबर लेड बाय बाबा रामचंद्र a sannyasi who had earlier to been in Fiji as an indentured labor। बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरीके गए थे। कहाँ पे गए थे, फिजी गए थे, लेकिन वहाँ से वापस आ गए, और इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, कौन सा, अवध किसान सभा। ठीक है, इसमें कौन साथ थे इनके, जवाहरलाल नेहरू जी भी इनके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ द न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ शॉर्ट प्रोसेस। गलत। सभी कंट्रीज में किस टाइप का प्रोसेस था, ज़्यादातर कंट्रीज में कैसा था, ये बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है सभी में, चाहे फ्रांस रहा हो, चाहे यूएसए रहा हो, या ब्रिटेन रहा हो, या इंडिया रहा हो, या और भी बहुत सारी कंट्रीज, सभी में कैसा प्रोसेस रहा है, इट वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। अगला, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉर्ज ऑल ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। कौन सा मूवमेंट था वो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगला, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921 14 to 15 मिलियन पीपल परसिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फेमिन्स एंड एपिडेमिक। गलत, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी पहले ही आपको बताया था। आप आंसर लिखेंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में, कितना था, 11 to 12 मिलियन। देख लेते हैं कौन सा था। मैंने बोला भी था कि आप लोग इसको याद रखेंगे, और इट वॉज ये 12 to 13 मिलियन। कितने मिलियन पीपल दैट परसिस्टेड ड्यू टू फेमिन्स एंड एपिडेमिक, इट वाज 12 to 13 मिलियन। कितना, 12 to 13 मिलियन। ओके, यहाँ पे क्या गलत है, 14 to 15 गलत लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा, 12 to 13 मिलियन। आगे, महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। बिल्कुल सही बात है, 9 जनवरी। अगला क्वेश्चन, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी सक्सेसफुली फाउट द रेजिस्ट regime with a novel method of mass agitation which he called as अहिंसा। गलत। आगे, उसको उन्होंने सत्याग्रह बोला था, ना कि अहिंसा। अगला, इन 1917 महात्मा गांधी ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव इंडिगो सिस्टम। गलत। गलत क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे डेट गलत दे रखी है, ये कितना होगा, 1916 होगा, 1917। बाकी स्टेटमेंट पूरा सही है। चंपारण गए थे, बिहार में हैं, इसके अलावा ऑपरेसिव इंडिगो सिस्टम के खिलाफ ही बात करने के लिए गए थे। इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू इलाहाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर। गलत। यहाँ क्या होगा, अहमदाबाद होगा, और कब होगा, 1918
18 in 1920 गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड ऑल टैक्स। बिल्कुल सही बात है, बट कब की बात है? 1919 की बात है। मैंने बताया था जब गांधी जी कहाँ के लिए चले गए थे, हड़ताल के लिए निकले थे। कहाँ से? अपने साबरमती आश्रम से। दिल्ली में हड़ताल करनी थी। तो कब सॉल्ट टैक्स सत्याग्रह के खिलाफ कब किया था? 1919 में। सत्याग्रह इज द नॉट अ फिजिकल फोर्स बट प्योर साउल फोर्स। बिल्कुल सही बात है। इन 1980 गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। बिल्कुल सही। सियादास एंड मोतीलाल नेहरू formed a स्वराज पार्टी within the Congress to argue for a return to council politics। बिल्कुल सही। बेटा देखो 1920 में जब सियादास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। क्यों? जिससे कि जो काउंसिल पॉलिटिक्स है उसमें लौट सकें और ब्रिटिशर जो नाराज हो गए थे उनको थोड़ा खुश करके और कुछ अपनी बातों को मनवा करके कुछ ऐसे लॉज पास कराएं जो कि इंडियंस के फेवर में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1927 एंड वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। बिल्कुल सही बात है, बट ये ईयर गलत दे रखा है। 1928 होगा ये। ओके, कब होगा? 1928 होगा और इट वाज ग्रीटेड विद द साइमन गो बैक साइमन और ब्लैक झंडे दिखा गए, यानी कि ब्लैक फ्लैग्स और गो बैक साइमन के नारे के साथ इनको भगाया गया। इसी में एक इंसिडेंट होगा कि भैया ये जाएंगे कहाँ? लाहौर, और मिस्टर लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाएगी विद द डंडा पड़ेगा सिर पे और ट्रीटमेंट सही मिल नहीं पाएगा। 5 दिन बाद इनकी डेथ हो जाएगी। इसको रिस्पॉन्सिबल मांगना किसने? सैंडर्स को, भगत सिंह ने, और उसको गोली चलाने की भी कोशिश की थी। उसी के लिए उनको सजा भी दी गई थी बाद में। इन दिसंबर 1929 द लाहौर कांग्रेस फॉर्मुलाइज्ड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। कौन थे लीडर्स के? जवाहरलाल नेहरू। और 26 जनवरी 1930 को क्या बनाया इन्होंने? पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पहला इंडियन फ्लैग अनफोल्ड किया गया ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, लाहौर में। इट वॉज डिक्लेयर्ड 26 जनवरी 1940 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। गलत। यहाँ पे क्या होगा? कौन सा होगा ये? 26 जनवरी 1930। इसको क्या बनाया इन्होंने? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, जो कि कब तक बनता रहा? 1947 तक। लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंस डे कब बनाया गया बच्चे? क्योंकि इंडिया रियल में इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947। इसलिए इंडिपेंडेंस डे उस दिन से कब से अब तक, कब तक? 2024 तक, टिल, है ना, एंड स्टिल गोइंग। कब तक? 1947 से अब 2024 तक हमने क्या बनाया? 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे। लेकिन 26 जनवरी 1930 से 47 तक हमने क्या बनाया था? इंडिपेंडेंस डे। और इसके बाद एक और क्लॉज आएगा, चूँकि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो उसको भी लिखिए। देखिए 26 जनवरी 1950 से हमने इसको क्या बनाया? क्या बनाना चालू किया? टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। हमने क्या बनाना शुरू किया बेटा? इसको हमने बनाया क्या? हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सही से पूरा कंप्लीट इसी दिन अडॉप्ट किया, इसलिए हमने बनाया क्या? रिपब्लिक डे, टू मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे। तो इसका आंसर यहाँ मिल गया आपको। अब्दुल गफ्फार खान वॉज अ डिवोटेड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी जी। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। सॉरी। By 1934 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। बिल्कुल सही। मोमेंटम खो गया था, इसलिए गांधी जी ने इसको बिल्कुल बंद ही कर दिया। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन अ लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन सूरत रीजन। गलत। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास और लेबर सभी ने पार्टिसिपेट किया था कुछ जगहों को छोड़ करके, जो कि आंसर यहाँ पे सूरत गलत दे रखा है। An important features of civil disobedience movement was a large scale participation of women। बिल्कुल सही। Dr. B. Ambedkar organized the Dalits into the depressed class association in 1930। बिल्कुल सही। Another meaning of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। बिल्कुल सही बात, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने और जो
लेटिन वर्ल्ड ने जो हमारी हिस्ट्री बताई थी वो उन्होंने अपने हिसाब से बताई थी, हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी, और जो कि हमारा वैभव था, यश था, उसको गायब करके बताई गई थी, इसलिए री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री वाज अगेन डन। Peasants had to do begar and work at landlord's farm without any payment, बिल्कुल सही। In January 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Surat, talking to the villagers and trying to understand their grievances, गलत। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। बाय, और ये नेहरू जी भी जा रहे थे, लेकिन ये सूरत में नहीं, अवध वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा was set up headed by Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra and few others, बिल्कुल सही, बता चुका हूँ मैं। On 6 January 1921 the police in the United Provinces fired at peasants near Raebareli, बिल्कुल सही। the tribal peasants never interpreted the message of गांधी जी, false। उन्होंने इंटरप्रेट तो किया लेकिन सही नहीं किया था, गलत इंटरप्रिटेशन किया था। In Andhra Pradesh, the villagers consider Alluri Sitaram Raju as an incarnation of God। इनकारनेशन मतलब भगवान का प्रतिनिधि या फिर भगवान का एक रूप, है ना। अल्लूरी सीताराम राजू, बिल्कुल सही बात है। इनको जो ट्राइबल सोसाइटी थी उन्होंने भगवान का एक रूप माना और उन्होंने भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया। हालांकि वो ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, उनको अरेस्ट कर लिया गया एंड ही वाज सेंट टू जेल, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी ने उनके ही मोटिवेशन के दम पर ब्रिटिशर से लोहा लिया। Raju was captured by the British and executed in 1925, false। Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were permitted to leave the tea gardens without permission, false। ये चैप्टर में दे रखा है, Inland Immigration Act 1881 का है, एक बार देखिएगा जरूर। When the tribals chanted Gandhi's names and raised slogans demanding स्वतंत्र भारत, they were also emotionally relating to an all India agitation, बिल्कुल सही बात है। At Chauri Chaura and Gorakhpur, a peaceful demonstration in Bazaar turned into a violent clash with the police, right। और इसके साथ ही हमारा ट्रू फॉल्स एमसीक्यू दोनों खत्म। हम चलते हैं कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। इससे देखेंगे बहुत तेज स्पीड में, फटाफट विद द हेल्प ऑफ द आंसर शीट। मैंने दोनों का आंसर सेम दे रखे हैं और देखिए इसलिए दिए हैं, आपके पास दो तरीके हो सकते हैं आंसर को करने के। पहला क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को नोटबुक में उतार दीजिए और उसके चूंकि ABCD अगर दे रखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं दे रखा तो इस तरीके से किया जाएगा ऑप्शंस, और फिर या तो सही आंसर लिखिए उनके सामने, दूसरा उनके पीछे भी आप लिख सकते हैं, जैसे इसका ये वाला आंसर है तो इसका A B, इस तरीके से। मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए ABCD पूरा फ्रेम बनाकर दे रखा होगा कि A का कौन सा है, B का कौन सा है, C का कौन सा है, D का कौन सा है। या फर्स्ट इस तरीके दे देंगे, जैसे A B C D E F G H I और G, है ना। यहाँ पर लिखा होगा MCQ नंबर A B C एंड D। अब ये इनके सारों के मतलब जंबल वर्ड करके दे रखेंगे, कोई भी एक सही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया कब आए, 1915। तो पहले का मैंने कहा ये वाला हम सही मानेंगे, ए का क्या है 10। महात्मा गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण कब, 1916। महात्मा गांधी जी विजिटेड अहमदाबाद इन कब, 1918, क्योंकि 17 में कहाँ गए थे, खेड़ा। अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे, 1919। अ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज बिगन इन नॉन कॉपरेशन खिलाफत, 1921। मेरे साथ बोलते रहिए। और द इंसिडेंट इन चेरी चौरा अकर्ड इन 4th Feb 1922। अब्दुल गफ्फार खान वॉज अरेस्टेड इन, अब्दुल गफ्फार खान को कब अरेस्ट किया गया था, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 1930, अप्रैल 1930। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम इन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मोमेंटम कब खत्म हुआ, जस्ट अभी बताया थोड़ी देर पहले, 1934 में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1931 में। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कब किया गया, 1932 में, 1932। इसमें थोड़ी गलती बेटा, है ना, इसको 1933 34 ये गलत है थोड़ा, इसको एक बार देख लीजिएगा। ओके चलिए, अरे कहाँ जा रहे भाई। सेकंड क्वेश्चन,
फोर्स्ड रिक्रूटमेंट दे रखा, बायकॉट दे रखा, पिकेट, बेकार और वंदे मातरम। इससे पूछा भाई सही आंसर में इसको मैच कीजिए। तो आंसर क्या होगा? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, इसका मतलब क्या था? फोर्सिंग द पीपल टू जॉइन द आर्मी। सेकंड है बायकॉट, बायकॉट मतलब किसी दुकान के आगे बैठ जाना, और या फिर किसी सामान को हम खरीदने से मना करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बायकॉट करना। और पिकेट मतलब किसी भी दुकान के आगे बैठ जाना, उसके सामने बैठ करके धन्यवादी करना कि भाई हम इसका सामान नहीं बिकने देंगे। ये इस तरीके से गलत है। वो क्या है? पिकेटिंग। एनसीईआरटी मतलब दे रखा है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। बेकार क्या होती है? किसी को भी भाई काम करने के लिए बोला जाए लेकिन उसको पैसा ना दिया जाए। और लेबर विदाउट एनी पेमेंट। वंदे मातरम, इट वॉज अ हिम टू मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के लिए एक गाना। आगे ये इंसिडेंट दे रखे हैं और ये डेट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919। विथड्रॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब वापस लिया? 1922। जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919। अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन 1928। ये रहा गांधी यूनियन पैक्ट, मैंने बताया था जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड होगी उसको गांधी जी को वहाँ भेजने के लिए लॉर्ड इरविन गांधी जी को बनाएंगे। उसी टाइम क्या होगी? गांधी यूनियन पैक्ट होगा 1931, और पूना पैक्ट होगा 1932। पूना पैक्ट किसके बीच में होगा? हुआ कहाँ पहले तो ये बताओ, कौन सी जगह होगी? 1932 में पूना पैक्ट होगा। कहाँ पे होगा ये? पूना में, पूना की बता जेल में। गांधी जी उस टाइम अरेस्ट थे क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लौट करके वापस आए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड से लौट कर गांधी जी वापस आए। कहाँ गए? जेल में। और जेल में ही क्या हो रही थी? ये पूना पैक्ट। किसके बीच में? एक तरफ थे गांधी जी जो कि कह रहे थे भैया मैं सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दूंगा, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही थी यहाँ पे। गांधी जी कह रहे थे भाई साहब कुछ हो जाए, मेरी जान चली जाए, मैं भूखा मर जाऊँ, चाहे अनशन पे बैठे थे, चाहे मैं भूखा मर जाऊँ, मैं नहीं दूंगा। दूसरी तरफ इनके सामने कौन थे? कौन थे? नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर सर। ठीक है, वो कह रहे थे नहीं भाई साहब हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। गांधी जी ने कहा भाई 72 सीट्स मांग रहे हो ना तुम, 72 नहीं दूंगा, हटाओ इसको। मैं कितने देने को तैयार? 144। और इसी की बात फाइनल की गांधी जी ने कि भाई 144 देने को तैयार हूँ, बट क्या नहीं दूंगा? सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या नहीं मिलेगा? सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। क्योंकि गांधी जी कह रहे थे कि भैया ब्रिटिशर्स ने पहले ही सबको बांट दिया है पूरी सोसाइटी को, तो मैं नहीं बंटने दूंगा। कम से कम हिंदूज तो एक साथ रहो, मुस्लिम्स तो अलग हो ही रहे हैं, उनको तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन हिंदूज तो कम से कम एक साथ रहें। ये था पूना पैक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रेस्ड पीजेंट्स, दूसरा किस मूवमेंट से लिंक थे, तीसरा कब से कब हुआ। डायरेक्टली चलते हैं इसके आंसर पर। क्वेश्चन आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं इसका। ठीक है चलते हैं थोड़ा इसके आंसर पर। अब शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी हल्की सी। पहले में डिस्ट्रेस ऑफ पीजेंट्स, इट वाज डिस्ट्रेस पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज किसने किया? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्रन। कब? 1918 से 19। गांधी जी ने हड़ताल कब बुलाई? रॉल्ट एक्ट के खिलाफ। कब? 1919 में, अप्रैल में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके खिलाफ लॉन्च किया गया? किसके साथ लॉन्च किया? खिलाफत मूवमेंट के। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, टू गेट रिड ऑफ ब्रिटिशर्स। कब? 1921 में। गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब? 5 Feb 1922। कौन? चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि हुआ उत्तर प्रदेश में। अगला है अल्लूरी सीताराम राजू, इनको अरेस्ट कब किया गया? 1924 में। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था ना ट्रू फॉल्स में, 25 लिखा था वहाँ, गलत था, इसलिए कब अरेस्ट हुआ? 1924 में। कांग्रेस अडॉप्टेड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड कब अडॉप्ट की? कब? पूर्ण स्वराज, याद करो, पूर्ण स्वराज, लाहौर, झंडा 26 जनवरी 1930। याद आया कुछ? तो पूर्ण स्वराज का एक साल पहले यानी कि दिसंबर में जो सेशन हुआ था लाहौर सेशन, उसमें अडॉप्ट करेंगे 1929 में। अम्बेडकर एस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कब? 1930 में। और पूना पैक्ट कब करेंगे गांधी जी के साथ? 1932 में। गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ क्या स्टार्ट किया? दांडी मार्च स्टार्ट किया आफ्टर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। कब? 6 अप्रैल 1930, ये लिखा हुआ है। गांधी जी एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पहला पार्ट कब एंड किया? 1931। किसके साथ? गांधी यूनियन पैक्ट के साथ। दूसरा
गांधी जी हैज रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और कब लॉन्च किया? 1932 में। जैसे ही कहाँ से वापस आएंगे? ब्रिटेन से, आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, जब बात नहीं बनेगी तब। आगे देखते हैं कुछ बात हैं कौन सी, फिलिप्स की, ये भी पॉसिबल है, एमसीक्यू में कुछ भी दे सकता है, सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में मेंशन कर रखा है। तो द नेम ऑफ डैश वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस, किसका? गांधी जी। भैया कुछ भी हो रहा है उस गांधी जी का नाम यूज किया जा रहा था कि भैया इन सब चीजों को स्टार्ट किया जाएगा, ये बहुत सारे मूवमेंट को एक साथ जोड़ने के लिए। ऑन जनवरी 6 जनवरी 1921 द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंसेस फायर्ड एट पीजेंट्स नियर, कहाँ पे? जस्ट अभी थोड़ी पहले बात की थी, रायबरेली में। द रिबल्स attacked police stations, attempt to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज, कहाँ पे? गुडेम हिल्स। कौन सी जगह? गुडेम हिल्स। आगे द डैश announced in October 1929 a vague offer of dominion status for India in an unspecified future, किसने डिक्लेयर किया? कौन सा? डोमिनियन स्टेटस। किसने? लॉर्ड इरविन कौन थे? यहाँ के वाइसरॉय, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को डिक्लेयर किया, और इसी डोमिनियन स्टेटस के दर्जे के लिए कि भैया कितना इंडिया कैपेबल है इसको होल्ड करने के लिए, इसलिए कहाँ गए थे सब लोग? ब्रिटेन गए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन आ सकता है, एक बार देख लीजिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। देख लीजिए 10 सेकंड में इसको। पहला इसका हुआ आंसर, देखो फर्स्ट है -1 करोगे 1930, सेकंड में से -1 करोगे यानी कि 1930 की जगह 32 होता तो ठीक था, 32 की जगह -1 1931, और ये क्या हो जाएगा 1932। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना कॉन्ट्रास्ट आता है? क्यों भाई साहब, महात्मा गांधी जी इसमें नहीं गए थे, ना ही महात्मा गांधी जी इसमें थे, है ना, लेकिन गांधी जी कौन सी वाली में गए थे? इस वाली में। अंबेडकर साहब जी लिख रहा हूं मैं टू सेव द टाइम। अंबेडकर जी कौन सी में गए थे? इसमें भी थे और इसमें भी थे, बाकी लोग भी औरों में प्रेजेंट थे, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा हुजूम था यानी मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो किस में प्रेजेंट थे बेटा? इस वाली में। किस में? इस वाली में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। द डैश विद इन द कांग्रेस लेड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव। कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का नाम आते ही कौन थे वो लोग? रेडिकल्स। कौन थे? रेडिकल्स। महात्मा गांधी जी फाउंड इन डैश अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द इंडियंस। क्या था? सॉल्ट। द डैश पीजेंट्स बिकम एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कैसे पीजेंट्स गांधी जी के सपोर्टर बने? रिच। मैनी नेशनलिस्ट thought that the struggle against the British could not be won through dash non-violence. Next is the dash is an inalienable, क्या है? inalienable right to mankind. तो क्या था आंसर? revolution. The dash is the imprescriptible birthright of all freedom. जैसे को बोलते थे तिलक साहब कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि उसको अलग नहीं किया जा सकता। द डैश इज अ रियल सस्टेनर ऑफ सोसाइटी। कौन है? लेबर। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड डैश अगेंस्ट द रोल टैक्स सत्याग्रह। क्या सत्याग्रह? 10 अप्रैल द पुलिस डैश फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसीजन। कहाँ पे? अमृतसर। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट, दो द रोल टैक्स सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट इट वाज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू डैश एंड डैश सिटीज और टाउन तक। रोल टैक्स सत्याग्रह जो था वो कहाँ तक लिमिटेड था? रोल टैक्स सत्याग्रह कहाँ तक लिमिटेड था? सिटीज और टाउन्स तक। ए डैश कमिटी वाज फाउंड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। कौन सी? खिलाफत कमेटी। In 1920 गांधी जी and Dash toured extensively mobilizing popular support for the movement। कौन से मूवमेंट के लिए? गांधी जी और शौकत अली कहाँ पूरे इंडिया में घूमे जिससे कि क्या कर सकें, लोगों का सपोर्ट ले सकें किसके? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। एट द कांग्रेस सेशन एट डैश इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज was worked out and non-cooperation program was launched in कहाँ पे? 1920
दिसंबर 1920 मैंने कहाँ बताया था, नागपुर। डैश क्लॉथ वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमी एंड कल्चरल डोमिनेशन। फॉरेन जो क्लॉथ था उसको किस लिए कैसा माना जाता, इट वॉज सीन एज अ सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। 19th डैश क्लॉथ वॉज मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ। पहले ऑप्शन आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जैक्ट। खादी क्लॉथ वॉज मोर एक्सपेंसिव देन द मशीन मेड और द मिल मेड क्लॉथ। लास्ट क्वेश्चन ये हो चुका है, इसका आंसर क्या है, अवध। इसको आप पढ़ेंगे, चलिए कर लेते हैं फिर भी। इन डैश peasants were led by Baba Ramchandran, a sannyasi who was earlier been to Fiji as an indentured labor। और इसका ऑप्शन क्या होगा, अवध, क्योंकि अवध किसान सभा किसने लॉन्च की, बाबा रामचंद्रन विद द हेल्प ऑफ जवाहरलाल नेहरू। एनसीईआरटी में साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे एंड इसी साथ मैं कह सकता हूँ कि द टॉपिक फॉर नेशनलिज्म इन इंडिया आर फिनिश्ड, खत्म। इससे बाहर कोई भी सिंगल एमसीक्यू नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। और जब पेपर दे के आए तो ज़रूर बताइएगा कि आप पढ़ के गए थे तो कोई क्वेश्चन बाहर से आया या नहीं, गारंटीड है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस एंड गिविंग योर ऑनेस्ट टाइम। ऑनेस्ट टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो देखते जा रहे थे और कानों में लीड लगी हुई थी या फिर मोबाइल में स्पीकर में चल रहा था, एक साइड मोबाइल भी रख दिया, दूसरी तरफ कुछ और काम भी कर रहे थे। भाई सुनते भी जा रहे हैं एसएसटी का सर का और मैथ्स का काम करते जा रहे हैं या साइंस को पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। ऑनेस्ट टाइम मतलब क्या है, बिल्कुल ऑनेस्टली जो टाइम देना चाहिए आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना टाइम दिया। और इसी तरीके से बहुत डिटेल्ड में, मतलब जो एमसीक्यू का डिटेलिंग होगी उस तरीके डिटेल में मैं पूरे सभी जितने चैप्टर्स हैं 20 चैप्टर्स की वीडियो सभी लेकर के आऊँगा। दोस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, जिससे कि यू शुड ग्रैब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर सोशल साइंस एग्जामिनेशन। और एज द गोल ऑफ आवर चैनल, वे सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारा गोल है एजुकेशन, वो सबका पूरा हो। चाहे कोई सैम्पल पेपर खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके नंबर कैसे आएंगे वो हम बताएंगे। हमारे तरीके पे चलिए, आपके पूरे आउट ऑफ नंबर आएंगे फॉर श्योर। इट इज़ गारंटेड कि एसएसटी में एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप मेरी गाइडेंस और मेरे तरीक़ों को अपनाएंगे 100% सही तरीके से। तो चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस वॉज फॉर दिस चैप्टर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसमें भी सेम एमसीक्यू पैटर्न होगा। और इस तरीके से हम एक शॉर्ट रिकैप के तौर पे चैप्टर को पूरे को डिस्कस कर लेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।